हेलो एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री से पहले चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के रिवीजन। ओके, देखिए हम लोगों ने इससे पिछले वीडियो में जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, वो हम लोगों ने डिस्कस किए। ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज हम लोग अपने इस चैप्टर के 3 मार्क्स वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले वीडियो को काफ़ी एंजॉय किया होगा और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आप काफ़ी अच्छे से रिवाइज किए होंगे। अब हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने इस चैप्टर के 3 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय फ्रेंच पीपल टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ यूनिटी टू प्रमोट द कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग फ्रेंच पीपल। फ्रांस के लोगों ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए, कौन कौन से परिवर्तन किए, कौन कौन से चेंजेस किए अपने डेली लाइफ में, ताकि वहाँ के लोगों के बीच में यूनिटी की भावना को बढ़ाया जा सके। फ्रेंच पीपल टुक following steps to promote the spirit of unity, to promote the spirit of nationalism among themselves। ओके, चलिए एक एक करके हम लोग सारे स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहला स्टेप्स हम लोग देखते हैं, promotion of the idea of la patrie and la citoyen। So the first step that was taken by the French people was the promotion of the idea of la patrie and la citoyen। La patrie means fatherland। Okay, so fatherland means the spirit that they all belong to the same territory। ओके, ये सभी लोग फ्रांस के एक टेरिटरी से बिलोंग करते हैं। और लॉस्ट सिटीजन मीन्स वो सिटीजनशिप, सो वो सभी लोग एक रीजन से बिलोंग करते हैं और एक टेरिटरी के वो सिटीजन हैं। ठीक है, सो दे प्रोमोटेड द आइडिया ऑफ ला पैट्रे एंड लॉस्ट सिटीजन। उसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेप देखते हैं। दे चूज अ न्यू ट्राइकलर फ्रेंच फ्लैग एंड रिप्लेस्ड द रॉयल फ्लैग। फ्रेंच पीपल चूज A new tricolor French flag and replaced the royal flag। फ्रांस के लोगों ने एक न्यू ट्राइकलर फ्लैग चूज किया और जो पुराना रॉयल फ्लैग था उसको रिप्लेस किया। ओके, द थर्ड स्टेप टेकन बाय फ्रेंच पीपल वर द स्टेट जनरल वाज रीनेम्ड एज द नेशनल असेंबली। द स्टेट जनरल वाज रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। देखिए स्टेट जनरल, जो ये वर्ड स्टेट है ना, वो कहीं ना कहीं फ्रांस का जो अर्लियर डिवाइडेड सोसाइटी था उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। वो सेंस आ रहा था, स्टेट वर्ड से क्लासिफिकेशन का सेंस आ रहा था। सो द पीपल ऑफ फ्रांस चेंज्ड द नेम ऑफ द स्टेट जनरल एंड रीनेम्ड इट एज द नेशनल असेंबली। ओके, पहला स्टेप ला पैट्रे एंड लॉस्ट सिटीजन, सेकेंड स्टेप न्यू ट्राइकलर फ्लैग, थर्ड स्टेप द स्टेट जनरल वाज रीनेम्ड। ओके, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, The French people composed new hymns, oaths were taken and martyrs were commemorated। नए hymns कंपोज किए गए, ओथ्स लिए गए यूनिटी को प्रमोट करने के लिए, और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो मार्टायर्स थे उनको कमेमोरेट किया गया, उनके याद में गाथाएं गाई गई, उनके याद को, उनके आइडियाज़ को सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, सो hymns were composed, oaths were taken and martyrs were commemorated। The next step we see that centralized administrative system and uniform law for all citizens introduced। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए गए, यूनिफॉर्म लॉ बनाए गए, सभी के लिए एक जैसे कानून किए गए। ओके, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, जो वेट एंड मेजर का सिस्टम था उसको यूनिफॉर्म किया गया। ओके, फ्रेंच पीपल प्रोमोटेड फ्रेंच लैंग्वेज एंड डिस्करेज रीजनल डायलेक्ट्स। फ्रेंच को प्रमोट किया गया, कॉमन बोलचाल में डेली लाइफ में फ्रेंच के लोगों ने एक लैंग्वेज को प्रमोट किया, वो था फ्रेंच। बाकी जो रीजनल लैंग्वेज थे उसको डिस्करेज किया लोगों ने। सो पीपल डिस्करेज रीजनल डायलेक्ट्स एंड प्रमोटेड फ्रेंच। ओके, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, एबॉलिशन ऑफ इंटरनल कस्टम्स एंड ड्यूटीज़, कि जो इंटरनल कस्टम्स और ड्यूटीज़ थे बहुत सारे, उसको एबॉलिश किया गया। तो हम लोग देख सकते हैं मेनली 5 और 6 स्टेप्स हम लोग देख रहे हैं। इसमें से आप 3 या 4 स्टेप्स में अपने आंसर कर सकते हैं। एक बार जल्दी से देखते हैं सारे पॉइंट्स। पहला है ओके, क्वेश्चन क्या है हमारा कि फ्रांस के लोगों ने कौन कौन से स्टेप्स लिए। हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने ला पैट्रे एंड ला सिटीजन के आइडिया को प्रमोट किया है। सो प्रमोशन ऑफ द आइडिया ऑफ ला पैट्रे एंड ला सिटीजन। सेकंड क्या देखते हैं हम लोगों ने कि उन्होंने नया ट्राइकलर फ्लैग चूज किया और रॉयल फ्लैग को रिप्लेस किया। न्यू ट्राइकलर फ्लैग वाज चूजन एंड द अर्लियर रॉयल फ्लैग वाज रिप्लेस्ड। जो जनरल स्टेट था उसको चेंज करके, उसका नाम चेंज करके नेशनल असेंबली किया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए गए।
यूनिफॉर्म मेजर एडॉप्ट किए गए वेट के लिए, मेजर्स के लिए। ओके, उसके बाद जो बहुत सारे इंटरनल कस्टम्स थे उसको एबॉलिश किए गए, फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया गया और जो रीजनल डायलेक्ट्स हैं उसको डिस्करेज किया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वाज द लिबरलिस्ट रिवॉल्यूशन ऑफ 1848। जो लिबरलिस्ट रिवॉल्यूशन है 1848 का, वो क्या था? तो देखिए, ये जो 1848 का हम लोग रिवॉल्यूशन देखते हैं, इसमें क्या देख रहे हैं कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी थे उन्होंने जो मोनार्क है वहाँ के उसको हटाया। लुइस फिलिप जो 1830 के रिवॉल्यूशन में राजा बने थे, ठीक है, 1848 में लोगों ने मूवमेंट किया। फ्रांस की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, महंगाई बढ़ रही थी, बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, लोगों के पास काम नहीं थे तो लोग रोड पे आए, पेरिस की सड़कों पे आए, जिससे डर के राजा भाग गया। जो फ्रांस के मोनार्क हैं वो पावर से हटाए गए, एब्डिकेट किए गए। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सल मेल सफरेज मिला है। जो भी मेल फ्रांस के 21 ईयर्स या उससे ज़्यादा के हैं तो उनको वोटिंग राइट्स दिया गया। आपको याद है ना कि जब हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था तो वहाँ सिर्फ एक्टिव सिटीजन के पास वोटिंग राइट्स थे। ठीक है, सो आफ्टर 1848 जो भी 21 साल के हैं उन सबको वोटिंग राइट्स मिला है। ओके, और उसके बाद राइट टू वर्क दिया गया सारे फ्रेंच सिटीजन्स को। द लिबरलिस्ट रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 वाज अ रिवॉल्यूशन विच वाज लेड बाय लिबरल्स एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास ऑफ यूरोप। द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी एब्डिकेटेड द मोनार्क एंड दे फॉर्म्ड अ रिपब्लिक एंड इंट्रोड्यूस्ड यूनिवर्सल मेल सफरेज। क्लियर है ना? उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो मूवमेंट हुआ है 1848 का, जो लिबरल मूवमेंट है, इसके आउटकम्स हम लोग 3 तरीके से देख सकते हैं। पॉलिटिकल आइडियाज की अगर हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल आइडियाज में क्या था इन लोग का? पॉलिटिकल आइडियाज क्या थे इन लिबरल्स के? एंड ऑफ प्रिविलेज, ऑटोक्रेसी एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कि जो बर्थ बेस्ड प्रिविलेज है वो खत्म किए जाए। गवर्नमेंट बाय कंसेंट मीन्स जो गवर्नमेंट हो वो लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड गवर्नमेंट हो, बर्थ बेस्ड प्रिविलेज खत्म हो और गवर्नमेंट बाय कंसेंट। वहीं अगर हम लोग सोशल की बात करते हैं तो सोशल में हम लोग ये तो देख ही रहे हैं कि जो एंड ऑफ बर्थ बेस्ड प्रिविलेज है वो यहाँ पे भी होगा, यूनिवर्सल सफरेज भी होगा कि सभी को वोटिंग का राइट मिले। इकोनॉमिक डिमांड की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो ट्रेड पे जो रिस्ट्रिक्शंस है वो खत्म किए जाए। ठीक है ना? सो मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ओवर ट्रेड और एबॉलिशन ऑफ टैक्सेस। फिर हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं। गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था, इसका आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है। देखिए, ग्रीस ना एक यूरोपियन कंट्री थी जो जिसके ऊपर ऑटोमन एम्पायर का कब्जा था, और ऑटोमन एम्पायर बेसिकली एक इस्लामिक एम्पायर था टर्की का। ठीक है, ग्रीस की इमेज ने जो यूरोप के स्कॉलर्स हैं, जो एजुकेटेड है, वो ग्रीस को काफ़ी अप्रिसिएट करते थे। ग्रीस की सिविलाइजेशन काफ़ी एंशिएंट थी, काफ़ी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस था ग्रीक का यूरोप में। तो वहाँ के यूरोपियन जो स्कॉलर्स हैं, यूरोपियन जो एजुकेटेड लोग हैं, लिबरल्स हैं, उन्होंने ग्रीक को काफ़ी अप्रिसिएट किया। सो ग्रीस वाज रूल्ड बाय द ऑटोमन एम्पायर ऑफ टर्की विच वाज बेसिकली एन इस्लामिक एम्पायर। The Greek War of Independence ended in 1832. It continued between 1821 to 1832. Greek War was influenced by liberals, nationalism, विच स्प्रेड आउट इन यूरोप। देखिए, यूरोप में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ था वो पूरे यूरोप में फैला, तो उसका इम्पैक्ट ग्रीस पे भी आता है। ठीक है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज सपोर्टेड बाय अदर यूरोपियन नेशन विच थॉट ग्रीस एज अ क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन थ्रू रोमांटिक नेशनलिज्म। And finally, Greek became independent in 1832 by the Treaty of Constantinople. ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग समझ रहे हैं, ग्रीक ऑटोमन के अंडर में था। ग्रीक को यूरोप के जो स्कॉलर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनका सपोर्ट मिला है। ठीक है, और यूरोप के अलग अलग पार्ट से लिबरल्स ने ग्रीक को सपोर्ट किया, जिसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन। ठीक है, और ग्रीक ना 1821 से 32 तक स्ट्रगल करता है और फाइनली 1832 में ग्रीक इंडिपेंडेंट होता है ऑटोमन एम्पायर से। सो ये पॉइंट क्लियर है। फिर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट वाज कॉमन सिविल कोड ऑफ 1804, व्हाट वर इट्स मेन प्रोविजन। 1804 का कॉमन सिविल कोड क्या था, इसके कौन कौन से प्रोविजन थे। देखिए, 1804 का जो कॉमन सिविल कोड है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन बोनापार्ट, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेपोलियनिक कोड। कोड मीन्स सेट ऑफ रूल। सेट ऑफ रूल मतलब कुछ रूल्स बनाए गए हैं।
ठीक है, तो सीधी सी बात है कि 1804 में नेपोलियन ने कुछ रूल बनाए होंगे सभी सिटीजन के लिए, इसलिए इसको कॉमन सिविल कोड कहते हैं या नेपोलियनिक कोड कहते हैं। तो नेपोलियनिक कोड या कॉमन सिविल कोड के जो मेन प्रोविजन है वो आप देखते हुए चलेंगे। फर्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि थ्रू दिस कोड बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेज वर एंडेड। सो पहला प्रोविजन देखते हैं हम लोग, एंड ऑफ बर्थ बेस्ड प्रिविलेज एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि किसी भी तरीके का जो प्रिविलेज बर्थ के बेस पे मिल रहा है वो खत्म किया जाएगा और सभी सिटीजन को इक्वालिटी दी जाएगी। ओके, फिर हम लोग क्या देखते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, सभी सिटीजन को राइट टू प्रॉपर्टी दिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए जाते हैं, ठीक है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जो फ्यूडल सिस्टम था, जो फ्यूडल टैक्स लोगों को देना पड़ता था, वो ख़त्म किए गए। सो एबॉलिशन ऑफ फ्यूडल टैक्स के बारे में हम लोग देखते हैं, एंड ऑफ सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। ओके, सर्फडम कहने का मतलब क्या है कि वो वैसे वर्कर्स, वैसे रूरल एरिया के रहने वाले लोग जो किसी फ्यूडल के अंदर काम करते थे, उन्हें एक तरीके से उन्हें टैक्स देना पड़ता था, जिसको आप दासता कह सकते हैं, कि जिसके आप दास हैं उसकी सेवा करने के लिए आप कुछ टैक्स देंगे। सो सर्फडम वाज अ काइंड ऑफ टैक्स विच वाज पेड बाय द पीपल अंडर नोबल्स, जो नोबल्स के अंदर लोग थे वो पे करते थे। और मैनोरियल ड्यूज जो थे, मैनोरियल मीन्स जो मैनर्स मतलब बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, एस्टेट, तो जो नोबल्स के एस्टेट थे, जो गवर्नमेंट के बिल्डिंग वगैरह होते थे, उनके मेंटेनेंस के लिए भी लोगों को टैक्स देना पड़ता था। सो नेपोलियन ने क्या किया, सर्फडम और मैनोरियल दोनों ड्यूज को खत्म किया। सो एबॉलिशन ऑफ फ्यूडल टैक्स, एंड ऑफ सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि गिल्ड सिस्टम वाज रिस्ट्रिक्टेड, एंड ऑफ गिल्ड सिस्टम। देखिए, गिल्ड कहने का मतलब क्या है, ये समझते हैं। जो सिटीज में जो पुराने मर्चेंट होते थे, ट्रेडर्स होते थे, जो, ठीक है ना, उनका ग्रुप होता था, जिसको हम लोग सिंडिकेट कह सकते हैं। सिंडिकेट मतलब पुराने जो अपने, जो किसी भी फील्ड के जो पुराने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनका ग्रुप हो गया। सो जो शहरों में जो ट्रेडर्स होते थे, उनका जो पुराने ट्रेडर्स हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, उनका ग्रुप होता था और ये काफ़ी डोमिनेट करते थे। जो नए ट्रेडर्स होते थे, जो स्मॉल ट्रेडर्स होते थे, उनको ये मार्केट में जगह बनाने नहीं देते थे, ठीक है। इसी को बोलेंगे गिल्ड सिस्टम। तो नेपोलियन ने क्या किया कि गिल्ड सिस्टम को ख़त्म किया। जो डोमिनेशन था बड़े ट्रेडर्स का, पुराने ट्रेडर्स का, उसको ख़त्म किया। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं वो भी एक्सेस करेंगे मार्केट को, ठीक है। सो एंड ऑफ गिल्ड सिस्टम वाज एंडेड बाय नेपोलियन। साथ ही साथ ट्रेड को प्रमोट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इंप्रूव किए गए, जो टैक्स थे वो मिनिमाइज किए गए, यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम अपनाया गया, ठीक है। सो नेपोलियनिक कोड में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, एंड ऑफ बर्थ बेस्ड प्रिविलेज, मैनोरियल ड्यूज खत्म किए गए, फ्यूडल टैक्स खत्म किए गए, सर्फडम खत्म किए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए गए, यूनिफॉर्म टैक्स लॉ बनाए गए हैं और गिल्ड सिस्टम खत्म किए हैं। सो ये चीज़ क्लियर हो गया। कॉमन सिविल कोड में कोई प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए। कॉमन सिविल कोड के बाद हम लोग देखते हैं व्हाट वर द मेजर प्रपोजल्स ऑफ द वियना कांग्रेस, ठीक है। वियना कांग्रेस कब हुआ था हमें पता है, वियना कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1815 आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन एट वाटरलू। यूरोपियन पावर मेट एट वियना अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑस्ट्रियन प्राइम मिनिस्टर ड्यूक मेटरनिच। नेपोलियन ने जो यूरोप में चेंज किए थे, ये जो कंजर्वेटिव पावर थे, ये चाह रहे थे कि नेपोलियन के चेंजेस को खत्म किया जाए और इसी के लिए वियना में इनकी मीटिंग होती है, ठीक है, जिसको हम लोग वियना कांग्रेस कहते हैं। सो वियना कांग्रेस टुक प्लेस इन 1815 आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन एंड इट वाज हेडेड बाय मेटरनिच। इट्स प्रपोजल वर, देखिए इनके जो प्रपोजल है हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं कि फ्रांस में जिस बर्बन डायनेस्टी को फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पावर से रिमूव किया गया था, उनको फिर से रिस्टोर किया गया। ये नेपोलियन के हारने के बाद यूरोप में जो कंजर्वेटिव आइडियाज होंगे, कंजर्वेटिव पावर्स होंगे, वो फिर से पावर रिगेन करेंगे। फ्रांस में पहले मोनार्की थी, बर्बन डायनेस्टी का रूल था, तो बर्बन डायनेस्टी को फ्रांस में फिर से रिस्टोर किया गया, पावर दिया गया, फिर से बर्बन डायनेस्टी पावर में आई। पहला प्रोविजन, बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर इन फ्रांस, क्लियर है। सेकंड क्या देखते हैं हम लोग कि फ्रांस के जो बॉर्डर्स हैं, फ्रांस की जो बाउंड्रीज है, वहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स बनाए गए ताकि फ्रांस फ्यूचर में एक्सपेंड नहीं कर पाए अपनी टेरिटरी को। सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप एट फ्रेंच बाउंड्रीज टू प्रिवेंट इट्स फ्यूचर एक्सपेंशन।
2 पॉइंट समझ में आ रहा है। पहला, बर्बन डायनेस्टी का रिस्टोरेशन। सेकंड, सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप एट फ्रेंच बाउंड्री टू प्रिवेंट इट्स फ्यूचर एक्सपेंशन। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जो वेस्ट फ्रंटियर्स एरिया थे, जो वेस्ट साइड के एरियाज थे, वो प्रसा को दिया गया। टेरिटरीज इन वेस्ट यूरोप वर गिवन टू प्रसा। उसके बाद ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली का पार्ट दिया गया। और जो नेपोलियन ने जो जर्मन स्टेट, जो 39 स्टेट्स के जर्मन रीजन के जो जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाए थे, उसको कोई चेंज नहीं किया गया, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। सो द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स विच वर सेटअप बाय नेपोलियन बोनापार्ट वर लेफ्ट अनचेंज्ड। ठीक है, तो वियना कांग्रेस के हम लोग मेन प्रोविजन को समझते हैं। पहला क्या देख रहे हैं कि फ्रांस में रिस्टोर किया गया है बर्बन डायनेस्टी को। सेकंड क्या देखते हैं कि फ्रांस के बॉर्डर पे नए नए स्टेट्स बनाए गए ताकि फ्रांस के फ्यूचर के एक्सपेंशन को रोका जा सके। फिर हम लोग बात करते हैं तो जो वेस्टर्न यूरोप का हिस्सा है वो दिया गया है किसको, प्रसा को। और उसके बाद क्या देखते हैं कि नॉर्थ इटली का हिस्सा दिया गया है ऑस्ट्रिया को। जर्मन कॉन्फेडरेशन में कोई चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, सो व्हाट वाज वियना कांग्रेस, व्हाट वर इट्स मेन प्रोविजन, ये क्वेश्चन अब आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द डिकेड ऑफ 1830 हैड ब्रॉट ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, 1830 का जो डिकेड है यूरोप में ना हार्डशिप का डिकेड है। यहाँ पे यूरोप में बहुत ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिला है। सो द डिकेड ऑफ 1830 हैड ब्रॉट ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ओके, देखिए 1830 की बात करते हैं यूरोप में, तो 1830 के जो फर्स्ट हाफ है वहाँ पे अगर आप देखते हैं ना तो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है। सो सबसे पहले बात हमें करना जस्टिफाई द स्टेटमेंट कि आप इस स्टेटमेंट को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। सो वी कैन जस्टिफाई द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज there was enormous population growth in the first half of 18th century which created unemployment in most European countries। हम लोग क्या देख रहे हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुआ है जिसके कारण से अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं। सो रूरल जॉब सीकर्स माइग्रेटेड टू टाउन्स दैट वर्सेंड द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आपको पता है कि पॉपुलेशन बढ़ा है, बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो जो रूरल एरिया में बेरोजगारी थी, तो रूरल एरिया के जो किसान थे, फार्मर्स थे, वो टाउन की तरफ आए इन सर्च ऑफ जॉब। और जब वो टाउन में आएंगे तो वहाँ टाउन में पहले से अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है ना, सो रूरल जॉब सीकर्स माइग्रेटेड टू टाउन्स दैट वर्सेंड द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, मशीनों के आने के कारण जो लोकल प्रोड्यूसर थे, स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, उनके सामने कंपटीशन क्रिएट हुआ। सो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैड टू फेस problems due to industrialization, increased demand of food created price hike, and a year of bad harvest led to pauperism in town and country। देखिए स्मॉल ट्रेडर्स के सामने भी चैलेंजेस थे, जो मशीन प्रोड्यूस्ड गुड्स थे वो काफ़ी सस्ते मिल रहे थे, तो इनके सामने भी प्रॉब्लम आया। ठीक है, फूड प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, खेती अच्छी हो नहीं पा रही थी, और ऐसे कंडीशन में अगर 1 या 2 साल खेती अच्छी नहीं होती तो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाता, पॉपुलिज्म वाला सिचुएशन आता। पॉपुलिज्म कहने का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा गरीबी वाला सिचुएशन क्रिएट हो रहा था यूरोप में। तो हम कह सकते हैं ना कि 1830 का जो डिकेड है, 1830 का जो डिकेड है यूरोप के लिए एक हार्डशिप, एक इकोनॉमिक हार्डशिप वाला डिकेड है। क्लियर है ना, इस स्टेटमेंट को हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं अब आसानी से। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म इमर्ज इन यूरोप। यूरोप में जो ये नेशनलिज्म का आइडिया है या नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ये कैसे इमर्ज हुआ है। ठीक है, देखिए द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म इमर्ज इन यूरोप विद इन। देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि यूरोप में हम लोग कल्चरल और रीजनल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, और हम लोग जब बात करेंगे नेशनलिज्म के, तो हमारा नेशनलिज्म या नेशन स्टेट का मतलब ही है कि एक टेरिटरी के रहने वाले लोग कल्चरली यूनाइट हो, वो यूनाइट होंगे। नेशनलिज्म बिना यूनिटी के पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, तो यूरोप के लोग कैसे यूनाइट होना सीखे, यूरोप के लोग किस तरीके से एक होना सीखे, किस तरीके से कलेक्टिव आइडेंटिटी उनके बीच में बना है, चाहे वो इन स्पाइट ऑफ रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी हैव द पीपल यूनाइटेड इन यूरोप। The idea of nationalism emerged within cultural and regional
diverse group in Europe. Emergence of middle class has played an important role in the emergence of nationalism. मिडिल क्लास जिसमें लॉयर थे, जिसमें ट्रेडर्स थे, प्रोफेशनल थे, एजुकेटेड लोग थे, न्यू वेल्दी लोग थे, तो ये जो आइडिया, ये जो क्लास क्रिएट हुआ है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नेशनलिज्म के प्रोपेगेशन में, नेशनलिज्म के एक्सपेंशन में, ठीक है, क्योंकि ये न्यूली इमर्ज्ड क्लास है। और यूरोप में जो बर्थ बेस्ड प्रिविलेज का सिस्टम था, इन लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया, इन लोगों ने डिमांड की इक्वालिटी की, इन लोगों ने डिमांड की गवर्नमेंट बाय कंसेंट की। तो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसको चैलेंज किया गया, उसको क्रिटिसाइज किया गया। सो इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था। Emergence of middle class formed of professional lawyer traders who criticized birth-based domination of a group। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ जो यूरोप के जो ओल्ड एम्पायर थे वो भी फ्रेगमेंट हो रहे थे, टूट रहे थे। सो फ्रेगमेंटेशन ऑफ ओल्ड एम्पायर्स, जैसे हम लोगों ने बात किया ऑटोमन एम्पायर का, जिसका ग्रीक के ऊपर कंट्रोल था। अब ऑटोमन एम्पायर टूटा तो ग्रीक नया कंट्री था, इंडिपेंडेंट हुआ। So fragmentation of old empires, popularity of new ideas such as democracy, equality and liberalism. These factors were responsible for the emergence of nationalism in Europe. Describe the outcomes of liberal movement of 1848. Okay. Next question क्या देख रहे हैं हम लोग? Describe the outcomes of liberal movement of 1848. 1848 में जो liberals movement हुआ है उसका क्या outcome था, उसके क्या result थे? सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो राजा है लुइस फिलिप, उसको पावर से हटाया गया, ठीक है, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। कम्स ऑफ लिबरल रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 वाज एब्डिगेशन ऑफ लुइस फिलिप, ओके। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड, यूनिवर्सल मेल सफ्रेज एंड राइट टू वर्क। यही तीन चीजें हम लोग देख रहे हैं ना। 1848 में जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन होता है तो राजा को पावर से हटाया जाता है, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है और लोगों को जो 21 ईयर्स के मेल थे उनको राइट टू वोट और राइट टू वर्क प्रोवाइड किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट वाज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या था? देखिए, ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है ना, ये लिबरल्स का एक रिवॉल्यूशन है, लिबरल्स की एक मीटिंग थी, लिबरल्स की एक असेंबली थी। सो इट वाज अ मीटिंग ऑफ लिबरल्स इन 1848 एट सेंट पॉल्स चर्च in which 831 elected members of newly comprised National Assembly participated। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो नेशनल असेंबली के 831 इलेक्टेड मेंबर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने डिसाइड किया कि जर्मनी को वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाएंगे। और प्रसा का जो किंग था विलियम वन, फ्रेडरिक विल्हम वन को इन्होंने ऑफर किया मोनार्क बनने का। जर्मनी को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाएंगे जहाँ पे मोनार्क के पास नॉमिनल पावर होगी, तो कोई भी मोनार्क इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। सो विलियम वन रिफ्यूज द ऑफर एंड ज्वाइंड अदर नोबल्स, ज्वाइंड मिलिट्री। जो भी जर्मनी के कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने उसको ज्वाइन किया और जर्मन मिलिट्री, किंग, इन सब ने ज्वाइंटली मिलकर लिबरल्स के मूवमेंट को दबा दिया। देखिए, लिबरल के मूवमेंट में ना एक फैक्टर ये भी देखेंगे कि जो मिडिल क्लास था जर्मनी का, उसने भी इनको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि जो मिडिल क्लास में वर्कर की बात करते हैं तो ये जो आपका फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के लिबरल्स है, इन्होंने वर्कर के डिमांड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, वुमेन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, तो मिडिल क्लास का सपोर्ट भी इनको नहीं मिला था। लेटर कंबाइंड फोर्स ऑफ एरिस्टोक्रेट्स एंड मिलिट्री क्रस्ट देयर डिमांड्स। जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के लिबरल्स थे इनके डिमांड को बाद में दबा दिया जाता है और आप फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को एक सिंबल कह सकते हो मोनार्की के विक्ट्री की, जहां फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ मोनार्क्स ओवर लिबरलिज्म। हम लोग ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं, डिस्क्राइब द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनल स्ट्रगल्स। डिस्क्राइब द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनल स्ट्रगल्स। देखिए, जो नेशनल स्ट्रगल्स हुआ यूरोप में, वहां पे वुमेन का क्या इंपॉर्टेंस। सो डिस्क्राइब द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनल स्ट्रगल में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं कि जो वुमेन है इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया स्ट्रगल में। सो द फर्स्ट पॉइंट इज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्ट्रगल इन स्प्रेडिंग द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। जो स्ट्रगल था या लिबरलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करने की बात है तो वहाँ पे औरतों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। क्लियर है ना। सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं तो दे फेस्ड द टॉर्चर एंड स्टूड देयर मेल काउंटर पार्ट्स। जो वुमेन है उन्होंने स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया,
जो उनके मेल काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ इन्होंने ज्वाइंटली पार्टिसिपेट किया है। वुमेन के पार्टिसिपेशन का एक बढ़िया एग्जांपल हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखते हैं, जहां पे वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ही सिग्निफिकेंट देखने को मिलता है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो वुमेन के रोल को, वुमेन के इंपॉर्टेंस के लिए, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे कंट्री में लिबर्टी को पर्सनिफाई किया गया है फीमेल फिगर के तौर पे, चाहे हमारा एग्जांपल फ्रांस का ला मैरियाने हो या जर्मनी का जर्मेनिया हो। ठीक है, सो हम लोग वुमेन के पार्टिसिपेशन को यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते हैं यूरोप के नेशनलिस्ट स्ट्रगल में। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन के बाद, कल्चर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म जस्टिफाई। हम लोग अगर बात करते हैं तो कल्चरल मूवमेंट क्या देखते हैं हम लोग कि यूरोप के जो फिलोसफर्स थे उन्होंने एक नया आइडिया सजेस्ट किया कि अगर लोगों को यूनाइट करना है तो लोगों के अंदर जो उनका कल्चर है उसको प्रमोट करना होगा। कल्चरल मूवमेंट सजेस्टेड अ न्यू वे टू स्ट्रेंथन द नेशनलिस्ट एंड यूनाइटेड स्पिरिट थ्रू स्टोरीज, पोएम, म्यूजिक एंड राइटिंग। Let's talk about Romanticism, which was a cultural movement. So Romanticism promoted the sense of collective identity through sentiments and rejecting science and logic. रोमांटिसिज्म क्या है? तो रोमांटिसिज्म एक ऐसा आइडिया है जहाँ पे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के थ्रू लोगों के सेंटिमेंट को टच किया जाए, लोगों के सेंटिमेंट तक पहुँचा जाए, लोगों को भावनात्मक रूप से अपनी बात समझाना रोमांटिसिज्म होगा। ठीक है, रोमांटिसिज्म में साइंस और लॉजिक को रिजेक्ट किया जाएगा। रोमांटिसिज्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इमोशन को दिया जाएगा। रोमांटिसिज्म व्हिच वाज अ कल्चरल मूवमेंट प्रोमोटेड द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी थ्रू सेंटिमेंट्स एंड रिजेक्टिंग साइंस एंड लॉजिक। लैंग्वेज आल्सो यूज्ड एज वेपन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल। हम लोग ना एग्जाम्पल लेते हैं रसिया का। रसिया ने जब पोलैंड पे अटैक किया, रसिया ने जब पोलैंड पे कंट्रोल किया, तो रसिया अपनी लैंग्वेज, रसियन लैंग्वेज को पोलैंड के लोगों पे इम्पोज करना चाह रही थी। ठीक है ना, लेकिन पोलैंड के लोगों ने अपने डेली लाइफ में, टीचर्स ने स्कूल में, फादर्स ने चर्च में, म्यूजिशियन जो थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने अपने म्यूजिक के थ्रू पोलैंड की लैंग्वेज को, पोलिश को यूज करते रहे रसियन सुप्रीमेसी के अगेंस्ट। ठीक है, हम लोगों ने कैरल कर्पिंस्की का भी एग्जांपल लिया था कि वो अपने ओपेराज में, म्यूजिक में पोलिश लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे थे। सो लैंग्वेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था यूरोप में नेशनलिज्म के ग्रोथ में, चाहे वो स्कॉटलैंड में हो, चाहे वो पोलैंड में हो। ठीक है, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज नेशन स्टेट। नेशन स्टेट क्या है? देखिए, नेशन स्टेट कहने का मतलब वैसी टेरिटरी से है जहाँ के अधिकांश सिटीजन क्या चाहते हैं, मिल के रहना चाहते हैं, वो अपनी एक कॉमन आइडेंटिटी बनाते हैं, अपनी एक कॉमन लैंग्वेज बनाते हैं, और वो ये मानते हैं कि उनकी जो हिस्ट्री है वो शेयर्ड हिस्ट्री है, कॉमन हिस्ट्री है। सो अ टेरिटरी वेयर मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन इंक्लूडिंग देयर रूलर्स agreed to develop a sense of common identity, common language and shared history. What is nation state? Nation state is a territory where majority of citizens including their rulers agreed to develop a sense of common identity, common language and common history. क्लियर है नेशन स्टेट क्या होता है? तो हम लोग अब आंसर कर सकते हैं। नेशन स्टेट के बाद ना हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड रिवॉल्यूशनरीज स्प्रेड देयर आइडिया। जो यूरोपियन रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने अपने आइडिया को कैसे बढ़ाया, कैसे प्रमोट किया। ठीक है, देखिए, जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो अपने आइडिया को प्रमोट करने के लिए उन्होंने बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी बनाए। जो यंग रिवॉल्यूशनरीज थे, न्यू रिवॉल्यूशनरीज थे, उनको ट्रेन करने के लिए, अपने आइडिया को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटी बनाए गए। सो मेनी सीक्रेट सोसाइटीज वर सेट अप टू ट्रेन न्यू रिवॉल्यूशनरीज एंड स्प्रेड द आइडिया ऑफ रिवॉल्यूशन। दे फॉट फॉर द फ्रीडम एंड लिबर्टी थ्रू क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट क्या है हम लोगों ने अभी समझा है। मेजनी की बात करते हैं तो मेजनी ने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई। ठीक है, एक यंग इटली एंड एक यंग यूरोप। सो मेजनी फाउंडेड यंग इटली एंड यंग यूरोप फॉर इटालियन यूनिफिकेशन। और मेजनी के मॉडल पे, मेजनी के सीक्रेट सोसाइटी वाले मॉडल पे बाद में जर्मनी, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई। सो मेनी सीक्रेट सोसाइटीज वर सेट अप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड फॉलोइंग द मॉडल ऑफ मेजनी। ठीक है, तो इस तरीके से जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने अपने आइडिया को, रिवॉल्यूशनरी आइडियाज को यूरोप में प्रमोट किया है। ओके, तो आज हम लोगों ने अपने नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो अब आप काफ़ी अच्छे से
कर सकते हैं। और अगर फिर भी इस चैप्टर के किसी और क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, आपको उसका आंसर PDF में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।